Hello everyone, this is Shobhit Gupta and I am here to teach you all the subject Business Studies for class 12th. The second chapter which I have already started, that is Principles of Management, and the topic which I covered in this video is Fayol's historical background and Fayol's principles of management. Henry Fayol was born in 1841 in France. He was a mining engineer and a great classical management theorist. He was known as the father of general management, as he was the first to identify four functions of management: planning, organizing, directing and controlling. So this is the Fayol's historical background. He was born in 1841 in France. He worked as a mining engineering and he is called as the father of general management. He also identified all the four functions which you are going to discuss, that is planning, organizing, directing and controlling. तो Fayol के principles of management हैं कौन कौन से? Excuse me. Fayol's principles of management. Fayol developed his own concept of administration. He has given 14 principles of management which are described below. अभी तक आपने जो F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़े थे वो थे 4. फेयोल के प्रिंसिपल्स जो है टोटल है 14. ये आपको याद करना होगा. पहला डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स subordination of individual interest to general interest, 7th fair remuneration of employees, 8th centralization and decentralization, 9th scalar chain, 10 order, 11 equity, 12 stability of tenure of personnel, 13 initiative and the last 14 is said to be as a aspirate the crops. तो हम इन चारों को इन 14 को हम लोग को डिस्कस करना है और क्या क्या है इसका मीनिंग, क्यों ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. पहला है डिवीजन ऑफ वर्क. Fayol has advocated the division of work. According to him, if work is divided into small tasks and assigned to trained specialists, then it will help in taking the advantage of specialization. फेयोल ने क्या एडवोकेट किया? डिवीजन ऑफ वर्क को उजागर किया. इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर वर्क डिवाइड हो जाता है स्मॉल टास्क में या असाइन कर देते हैं हम किसी ट्रेन स्पेशलिस्ट को, देन ये एक तरह का एडवांटेज हो जाएगा किसके लिए? स्पेशलाइजेशन के लिए. द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क विद द सेम एफर्ट. क्या कहा? डिवीजन ऑफ वर्क क्या प्रोड्यूस करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा और बेस्ट से बेस्ट वर्क विद द सेम एफर्ट. इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज़ ह्यूमन एफर्ट. ये एक तरह का बहुत एफिशिएंट वे है जहाँ पे हम ह्यूमन एफर्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट डिपार्टमेंट्स विद प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा. इसी प्रिंसिपल्स के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड होता है सेपरेट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग. अगर ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिवीजन ऑफ वर्क फॉलोड होगा तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? अगर नहीं फॉलो होता है तो व्हाट आर द वायलेशंस? नेगेटिव इम्पैक्ट. पॉजिटिव इफेक्ट, रिपीटेड परफॉर्मेंस बाय इंडिविजुअल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, less wastage of resources, efficiency and effectiveness of work. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? पहला कि अगर बार बार वो परफॉर्मेंस को रिपीट करेगा तो इंडिविजुअल के पास स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी उस पर्टिकुलर फील्ड की. दूसरा क्या है? लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. उसको पता होगा कि कब कितना कम से कम रिसोर्सेज यूज़ होगा, जो वेस्टेज होगा. एफिशिएंसी वर्क दिखाई देगी और इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क दिखाई देगी. नेगेटिव इफेक्ट इफ वायलेटेड, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. आपका स्पेशलाइजेशन नहीं होगा और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इनएफिशिएंट ऑपरेशंस भी होंगे. तो दीज आर द 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में हमेशा पूछता है कि इफ़ डिवीजन ऑफ वर्क इज वायलेटेड तब क्या होगा, इफ डिवीजन ऑफ वर्क इज फॉलोड तब क्या होगा.
सो पहला हुआ डिवीजन ऑफ वर्क. सेकेंड आया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स द राइट्स टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस. ओबीडियंस मीन एन एक्ट ऑफ ओबेइंग. अथॉरिटी क्या हुआ, आपको किसी से ऑर्डर मिलेगा और आपको उसका पालन करना पड़ेगा. ऑन द अदर हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस ऑफ कंप्लीट द असाइंड टास्क ऑन टाइम. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप पे ये ऑब्लिगेशन आया है, ऑब्लाइज्ड हो कि आपको वो टास्क को कंप्लीट करना है ऑन टाइम. अकॉर्डिंग टू फ्योल देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्योल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैलेंस होना चाहिए. एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी may result in misuse of authority, whereas excess responsibility without adequate authority may lead to failure of the organizational goals. अगर ज़्यादा अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अगर ज़्यादा अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वहाँ पे मिसयूज़ होगी अथॉरिटी की. और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और अथॉरिटी कम है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर शो होगा. तो दस शुड बी पैरिटी बिटवीन देम. इसलिए उसको कहा गया है कि इसको पैरिटली आपको बैलेंस रखना पड़ेगा. 10 इसमें भी वही दो इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इफेक्ट्स. पहला, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स? विदाउट प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. अगर आपने प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो अथॉरिटी की मिसयूज नहीं होगी. सेकेंड, with proper authority there will be timely completion of task. अगर आपने प्रॉपर अथॉरिटी दिया है तब आपका टास्क टाइमली कंप्लीट होगा. थर्ड, क्विक डिसीजन मेकिंग. आप जल्दी से जल्द निर्णय ले सकते हैं. नेगेटिव इफेक्ट क्या है? इफ इट वायलेटेड. पहला, इट मे लीड टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. आपने क्या किया, आपने उस अथॉरिटी को मिसयूज किया. सेकेंड, सबऑर्डिनेट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली मीन्स विद इन अ टाइम. जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो अपना टास्क को कंप्लीट कर नहीं पाएंगे विद इन अ टाइम. नेक्स्ट, थर्ड, इट मे लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. और निर्णय लेने के लिए बहुत डिले होता जाएगा. थर्ड, डिसिप्लिन. It is the sincerity and obedience towards organizational rules and regulation, as these are necessary for the smooth functioning of an organization. Means it is an sincerity means state of being sincere, जहाँ पे आपको ऑनेस्टी शो करनी होगी और ओबीडियंस शो करना होगा, ओबे शो करना होगा. किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फंक्शन कर सके वो स्मूथली काम कर सकें. अकॉर्डिंग टू द फ्योर गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज आर हेल्पफुल टू मेंटेनिंग द डिसिप्लिन. फ्योल के अकॉर्डिंग अगर कोई सुपीरियर्स होंगे, अच्छे सुपीरियर हर लेवल पे काम करेंगे, उनका जो एग्रीमेंट होगा वो फेयर होगा और जुडिशियस इन द सेंस ऑफ अ साउंड ऑफ जजमेंट, कैरेक्टराइज ऑफ द साउंड ऑफ जजमेंट. किसके थ्रू एप्लीकेशन हो रही है? पेनाल्टीज के थ्रू, फाइन के थ्रू, जो कि मेंटेन क्या करता है? डिसिप्लिन. इट मीन्स ओबीडियंस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कर्स एज वेल एज द मैनेजर. तो किसके लिए है ये? उनके लिए है जो वर्कर्स हैं या मैनेजर हैं जो काम अपना करते हैं. अगर वहाँ पे वो काम ईजिली नहीं कर पा रहे, डिसिप्लिन पे नहीं कर पा रहे, then they are going to be penalized. पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? फर्स्ट, इट हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. काम करने के लिए बेस्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के. सेकेंड, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एज वर्क इज डन एज पर द रूल्स एंड स्टैंडर्ड. क्या हेल्प कर रहा है? एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है और वर्क जो भी होगा वो रूल्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा. थर्ड, ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी काम होगा वो ऑर्डर पे काम होगा. अगर नहीं, व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट इफ वायलेटेड? अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजर्स.
रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे किसके बीच, मैनेजर्स के बीच और वर्कर्स के बीच। सेकेंड, स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, जो भी परफॉर्मेंस होगी वो स्मूथ नहीं होगी और वो एडवर्सली गलत इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। chaos in the organization, chaos means a confused mixture is coming among the organization. Next, fourth, unity of command. The principle of unity of command states that each participant is a formal organization should receive orders and is answerable to only one superior. Unity of command का कहना ये है कि हर participants फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव करेगा ऑर्डर और आंसर भी देगा उस ऑर्डर को सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर को। इफ इन एनी केस एम्प्लॉइज गेट ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड एंड इट विल रिजल्ट इन कंफ्यूजन एंड chaos। अगर उसी केस में एम्प्लॉइज को दो सुपीरियर्स सेम टाइम पे ऑर्डर दे रहे हैं, कोई कमांड दे, ऑर्डर नहीं, कोई कमांड दे रहे हैं, तब वहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाएगा और जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही कंफ्यूजन और मिक्सिंग भरा रहेगा। इट कैन बी अवॉइडेड इफ देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक्सक्यूज मी। ये तभी अवॉइड कर सकते हैं अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किसके बीच होगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। दिस प्रिंसिपल रिसेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इससे एग्जाम्पल्स ले लिए इन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग वर्क टू बी डन, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि उसको क्या काम करना है, बिकॉज वन सुपीरियर गिव द वन कमांड, सॉरी। No conflict among superior, clarity in superior subordinates relationship makes the subordinates answerable to one person only. So these are the positive effects. Negative effects क्या है अगर इसको नहीं करते तो, confusion among the workers regarding work is to be done, confusion रहेगी workers को कि कौन ये काम करेगा। conflict among the superior, एक superior के बीच में conflict create होगी। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन गेट डिस्टर्ब, जो ऑर्डर होगा, जो वे होगा, जो डिसिप्लिन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? इट इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब ये बताता है कि वहाँ पे एक हेड होगा और एक प्लान होगा जो सारी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को बताएगा और उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेम होगा। इन अदर वर्ड्स, द रिलेटेड एक्टिविटीज़ शुड बी पुट अंडर वन ग्रुप, कॉमा, देयर शुड बी वन प्लान ऑफ एक्शन फॉर देम एंड दे शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ वन मैनेजर। अगर नॉर्मल वर्ड्स में बात की जाए तो जो भी एक्टिविटीज़ है रिलेट होगा वो एक दूसरे से होगा, एक ही ग्रुप पे होगा, एक ही प्लान होगा, एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन होगा, और जो भी कंट्रोल करेगा वो एक ही मैनेजर करेगा। सो वहाँ पे क्या हो गया कि एक ने मैनेजर ने डायरेक्शन दिया कि हमको ये काम करना है, तो वो आपको उस डायरेक्शन पे, उस वे पे ले जा करके काम करना है। दिस इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्या डिफाइन कर दिया, एक्शन को डिफाइन कर दिया और कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर दिया। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या क्या है अगर फॉलो होता है? इट इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द वेरियस ग्रुप। आपने इंश्योर किया कि जो भी एक्शन हो रहा है अमंग द वेरियस ग्रुप इज गुड। सेकेंड, इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेशन में इसकी हेल्प मिलेगी। थर्ड, फैसिलिटेट्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, आपका जो भी गोल्स है आप उसको अचीव कर लोगे। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है अगर ये वायलेट होता है तो? नंबर वन, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपने अपने एफर्ट को डुप्लीकेट किया, दोबारा किया, और ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या किया, वेस्ट कर दिया उस रिसोर्सेज को। सेकेंड, आपके बीच कोऑर्डिनेशन लैक है, मतलब है ही नहीं। एंड द नेक्स्ट,
फेलियर इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, आपने जो भी अचीवमेंट थी आप उस पर फेल हो गए। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने 5 पढ़ लिया। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा क्या पढ़ा, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड एंड फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हम आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में है क्या डिफरेंस। कमांड भी वही चीज़ कह रहा है, डायरेक्शन भी वही चीज़ कह रहा है, दोनों में अंतर है क्या। एक्चुअली कमांड का मतलब क्या हुआ, एक बॉस ने वन सुपीरियर गिव द वन टास्क वन एक्शन, लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ, आपने जो काम किया उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह आप डिस्ट्रीब्यूट करते गए, बांटते गए। चलो देखते हैं। बेसिस नंबर 1 मीनिंग, यूनिटी ऑफ कमांड, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। सबऑर्डिनेट्स एक ही ऑर्डर रिसीव करेगा एक बॉस से, दैट इज सेड टू बी एज अ यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या हुआ, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज शुड हैव वन हेड एंड वन प्लान, उनका एक हेड होगा और उनका एक प्लान होगा, ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एम क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड्स अवॉइड डुअल सबऑर्डिनेशन, जो दो वर्क करते हैं, जो दो सबऑर्डिनेशन वाला काम करता है उसको अवॉइड करता है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बता रहा है कि आप ओवरलैप जो करते हो उसको अवॉइड करता है। कहाँ कहाँ हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं इम्प्लीकेशंस, यूनिटी ऑफ कमांड अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू कैन सी, अगर यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लीकेशंस होता है तो किसको अफेक्ट करे, इंडिविजुअल लेकिन एम्प्लॉयज़ को, लेकिन अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इफेक्ट करता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वो पूरा इफेक्ट कर रहा है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, ये 6th है। द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव इट्स गोल। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, जो भी उसका गोल है उसको अचीव करना। These goals are achieved after integrating the efforts of different individuals who are working in the organization to satisfy their own personal needs. जो भी goals हैं वो achieved होगा तब जब वो efforts, किसके efforts को integrate करेगा, different individuals के efforts को integrate करेगा जो कि काम कर रहा है organization में। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी personal needs को satisfied करना है। personal needs क्या होती हैं, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। समटाइम्स एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स गिविंग प्रायोरिटी टू इट्स ओन इंटरेस्ट। कभी कभार इंडिविजुअल क्या करता है, अपनी ही प्रायोरिटी को इंटरेस्ट बना लेता है। बट अकॉर्डिंग टू फेयोल, इन ऑल सिचुएशन कंपनीज इंटरेस्ट शुड बी सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन फेयोल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात की जाए तो हर सिचुएशन पे, कोई भी सिचुएशन हो, कंपनीज का जो भी इंटरेस्ट होगा वो सुपरसीड होगा। सुपरसीड मीन्स टू कॉज टू बी सेट असाइड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। दस द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस स्टेक होल्डर्स, दैट इज द ओनर, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, फाइनेंसर्स एंड द सोसाइटी कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर वन इंडिविजुअल, इसलिए उनको इंडिविजुअलाइज नहीं किया। मतलब जो इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको हटा, सबको मिला कर एक जनरल इंटरेस्ट क्रिएट करना। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नंबर 1, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड द पर्सनल गोल। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पर्सनल गोल्स भी अचीव करेगा। एक्सक्यूज मी। सेकेंड, इट फैसिलिटेट्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपने क्या फैसिलिटीज़ क्या अचीवमेंट रिसीव करी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया। थर्ड, एम्प्लॉयज़ आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स ग्रुप्स गोल इन ऑर्डर टू गेट पर्सनल बेनिफिट। एम्प्लॉयज़ क्या कर रहा है,
ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा ग्रुप गोल पे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेनिफिट निकालेगा, पर्सनल बेनिफिट देगा। अगर ये अप्लाई नहीं होता, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होगा अगर वॉयलेशन होती है तो, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बिकम डिफ़िकल्ट, जो भी अचीवमेंट होगी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ में बी एडवर्सली इफेक्टेड लेयर, और बाद में एम्प्लॉयज़ के बीच में एडवर्सली इफेक्ट क्रिएट होगा। 7th, remuneration of employees. According to the FAIR, the quantity and the methods, the quantum means quantity and the methods of remuneration payable to the employee should be fair and reasonable. मतलब फेयर के हिसाब से जो भी क्वांटिटी या मेथड्स आप दे रहे हो उसके बिहाफ में जो रेन्यूमरेशन दे रहे हो एम्प्लॉयज़ को, इट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल, सही होना चाहिए और उनके मुताबिक होना चाहिए, जो भी उसने वर्क डन किया उसके अकॉर्डिंग उसको रीजनेबल प्राइस दो। इट शुड बी सेटिस्फैक्टरी टू बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ विच गिव्स देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। यहाँ तक कि ये सेटिस्फाइड किसको कर सके, एम्प्लॉयर्स को भी और एम्प्लॉयज़ को भी, जो कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए, और साथ ही साथ जो भी पेइंग कैपेसिटी हो कंपनी की उसके हद में भी दे। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय जो भी अमाउंट मांगेगा वैसा दो, अकॉर्डिंग टू द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी के हिसाब से भी हमको देखना होगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? पहला, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ एंड कीप्स देम सेटिस्फाइड। क्या मोटिवेट करेगा? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा और उनको सेटिस्फाइड करेगा। सेकेंड, इट रिड्यूसेस लेबर एब्सेंटिज्म्स एंड टर्नओवर। लेबर जो बार बार नागा कर देते हैं उनको रिड्यूस करेगा और उनको टर्नओवर में भी हेल्पफुल शो करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा उनका टर्नओवर, कंपनीज का टर्नओवर। थर्ड, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बिटवीन दिखा रहा है? मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप जो भी होगा वो बहुत इम्प्रूव होगा। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फेयर एन्यूमरेशन क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़। एब्सेंस किसके किसके एडिक्वेट रहेगा, एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट या फेयर एन्यूमरेशन, तो वो क्या क्रिएट करेगा? डिससेटिस्फैक्शन किसके किसके बीच? एम्प्लॉयज़ के बीच। इंक्रीज लेबर टर्नओवर एंड कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। आपने लेबर टर्नओवर को बढ़ा दिया और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट का कॉस्ट भी बढ़ा दिया। रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है कि आपने उस पर्टिकुलर पोस्ट को फिल कर दिया। अनहेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्कर्स। आपने मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में अनहेल्दी रिलेशन क्रिएट किया। जो रिक्रूटमेंट वर्ड है हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लेटर ऑन चैप्टर्स, उसमें बाकायदा रिक्रूटमेंट है क्या बताया जाएगा। दो वर्ड है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों पे भी। नेक्स्ट आया है 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, वेयर एज its dispersal among more than one person is known as decentralization. अगर डिसीजन मेकिंग के टाइम पे जो अथॉरिटी दी जाती है दैट इज सेड टू बी एज अ सेंट्रलाइजेशन, लेकिन अगर वही अथॉरिटी को हम लोग बांट देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं one person to another, more than one person, it is said to be as a decentralization. According to Fayol, an organization should strive to achieve a proper balance between centralization and decentralization according to the size of organization, ability of the superiors, ability of the subordinates, etc. Fayol's के अकॉर्डिंग कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉपर बैलेंस काम होगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा किसके किसके बीच? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन तब होगा जब वो किसके अकॉर्डिंग हो? साइज़ के अकॉर्डिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, सुपीरियर्स की और सबऑर्डिनेट्स के एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। एक्सक्यूज मी। इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम जनरल लेवल पे बात करें,
हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है एज कंपेयर विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन में ये हुआ कि हमने अपनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को बनाया है, ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, मैंने अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन मेकिंग, अवॉइड डिलेज इन ऑपरेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपको, तुरंत डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो भी ऑपरेशन होगा उसको डिले करने के लिए रहेगा, अवॉइड करेगा। सेकेंड, अवॉइड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, आपने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है। थर्ड, सेंट्रलाइजेशन इंश्योर ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इन कोर मैटर्स। सेंट्रलाइजेशन क्या इंश्योर करता है कि आपने जो भी डिसीजन मेकिंग किया है वो कोर मैटर्स में किया है। कोर मैटर्स इन द सेंस जो क्रूड है, जो मेन मैटर्स है, उसमें आपने डिसीजन दिखाया। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं अगर वायलेशन होती है तो, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। अगर आपने कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन कर दिया है तो डिले किस में होगा, डिसीजन मेकिंग में होगा, उसके एक्शन पे होगा। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, आपने डिसेंट्रलाइजेशन को कंप्लीट किया जो कि किसके लिए है, मिसयूज़ किसको हो रही है, अथॉरिटी के लिए मिसयूज़ हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है 9th, स्केलर चेन। अकॉर्डिंग टू फ्योल, scalar chain refers to the chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and their subordinates. Scalar chain क्या है, फ्योल के अकॉर्डिंग स्केलर चेन एक तरह की चेन है जो अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन के थ्रू दौड़ती है। कहाँ से, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एंड जिसको कौन कौन फॉलो करेगा, मैनेजर्स और उसके सबऑर्डिनेट्स। देखो दिया हुआ है A, B, C, D, A, E, F, G. In the above figures, the scalar chain illustrates the scalar chain. समझ में आ गया। If D and G wants to communicate, the message should usually move up through C, B, A, E, F and then G. अगर D को G से बात करना होगा तो D को पहले C के पास जाएगा, C के बाद B को जाएगा, B के बाद A के बाद E के बाद F के बाद देन G। तो वो एक जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत लंबा हो जाएगा। दिस कम्युनिकेशन थ्रू दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। दैट्स वाई फ्योल सजेस्टेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लान which permits the direct communication between D and G in the case of emergency. अगर emergency आई है और D wants to talk to G directly, तब आप इसको कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक refers to an arrangement in which two managers working at the same level can communicate with each other डायरेक्टली फॉर क्विक कम्युनिकेशन। गैंग प्लान क्या रिफर किया, एक तरह की अरेंजमेंट है जो दो मैनेजर्स को वर्किंग एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट। तो दो मैनेजर्स आपस में बात कर सकते हैं, क्विक डिसीजंस ले सके, क्विक कम्युनिकेशन कर सकते हैं तब जब वो सेम लेवल एंड कम्युनिकेशन पे हो और डायरेक्टली कर सकते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, इट फैसिलिटेट्स स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। पहला, आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होगा, स्मूथली होगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड, जो कमांड है उसको फॉलो कर रहा है। और देयर इज थर्ड, नो कन्फ्यूजन ऑन अकाउंट ऑफ डुअल सबऑर्डिनेट्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी डुअल सबऑर्डिनेशंस की। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, पहला, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड्स में क्रिएटेड कन्फ्यूजन इन ऑपरेशन। आपने क्या मल्टीप्लिसिटी क्रिएट की है, ढेर सारे कमांड्स दे दिया है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया अपने ऑपरेशन को, वो होगा। सेकेंड, नो क्लैरिटी अबाउट द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, आपको क्लियर नहीं होगा आपने किसको क्या अथॉरिटी दी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मिस कम्युनिकेशन और द गैप्स इन ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन, आपने अपनी कम्युनिकेशन पे
गैप क्रिएट कर दिया। अगर हम गैंग प्लैंक नहीं करते, मतलब अगर फॉर एग्जांपल डी ने कुछ बोलना था जी को, तो डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, ए ई को, ई एफ को, जी एफ जी को। तो देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अराइव्ड इन द मिड ऑफ ईच एंड एवरी कम्युनिकेटर, तो वो क्रिएशन हो जाएगी। तो इसीलिए ये है 9 स्केलर चेन। 10 order. What do you mean by the term order? As per this principle, there should be an orderly arrangement of men and material, which implies that there is a fixed place for everything and everyone in the organization. Order क्या कहता है कि आपको ऑर्डरली अरेंजमेंट करनी है, किसके किसके लिए, मेन के लिए मतलब वर्कर्स के लिए और मटेरियल्स के लिए, जो इम्प्लाइज क्या करेगा, फिक्स प्लेस रहेगी उसकी हर जगह और हर लोगों के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के लिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग कॉल्ड मटेरियल ऑर्डर एंड अ प्लेस फॉर एवरीवन कॉल्ड सोशल ऑर्डर ensures that there is no hindrance in the activities going on in the organization. जो प्लेस की बात की गई है, जो सब के लिए है, वो मटेरियल ऑर्डर के लिए है। अब प्लेस की जो बात की है सब लोगों के लिए, वो सोशल ऑर्डर के लिए कही गई है। और ये क्या इंश्योर कर रहा है कि कोई भी हिंड्रेंस मीन्स कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो भी एक्टिविटी कंप्लीट, जो भी एक्टिविटी होने के लिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। कोई भी टाइम के लिए वेस्टेज नहीं होगा और कोई भी आदमी को ढूंढने के लिए टाइम और मटेरियल्स नो वेस्टेज ऑफ टाइम बर्बाद नहीं होगा और एफर्ट भी लगेगा नहीं उतना जाके मैन को ढूंढो या मटेरियल को ढूंढो। सेकेंड, नो ऑब्स्टिकल्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशन। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर हम बिजनेस को स्मूथली रन करते हैं। थर्ड, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया है और प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाया है। नेगेटिव इफेक्ट्स इफ वायलेटेड, ऑब्स्टिकल्स इन स्मूथ वर्किंग एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट अननेसेसरीली। ऑब्स्टिकल्स इन स्मूथ वर्किंग मतलब उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी काम आप कर उसमें दिक्कतें आएंगी, टाइम ज़्यादा ज़्यादा वेस्ट होगा, एफर्ट अननेसेसरीली वेस्ट हो जाएगा। तो दीज आर द नेगेटिव इफेक्ट्स इफ वायलेटेड द ऑर्डर। 11th इज इक्विटी। दिस प्रिंसिपल emphasizes kindliness and justice in the behavior of the managers towards workers. मीन्स ये एक तरह का ऐसा प्रिंसिपल है जो काइंडली डीड और जस्टिस क्रिएट करता है। जस्टिस मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ क्रिएट करता है किसके बिहेवियर के लिए, जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर वर्कर्स। इट विल ब्रिंग लॉयल्टी एंड डिवोशन इन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये क्या ला रहे हैं? लॉयल्टी ला रहे हैं। लॉयल्टी मीन्स बीइंग लॉयल और फेथफुल, और जो भी काम के प्रति अपना बिहेवियर क्रिएट कर रहे एम्प्लॉयज़ उनके लिए है। एंड दे विल पुट देयर बेस्ट टू अचीव द टारगेट्स, और वो अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे अचीवमेंट ऑफ देयर टारगेट्स। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट और बिलीफ, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। आपने क्या किया? वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट करोगे किसी से भी, रिगार्डिंग फॉर द सेक्स, रिगार्डिंग फॉर द रिलीजन्स, रिगार्डिंग फॉर द लैंग्वेजेस, और आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? पहला, इट इंश्योर्स द लॉयल्टी अमंग द वर्कर्स। आपने किसको इंश्योर किया? लॉयल्टी अमंग द वर्कर्स। कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर्स। कोऑर्डिनेट बना रहेगा किसके किसके बीच? वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच। कॉन्जीनियर एटमॉस्फेयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग इन्वायरमेंट जो होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो बहुत अच्छी होगी। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़ लीडिंग टू द ग्रेटेस्ट टर्नओवर। किसके बीच होगी? एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड होंगे ताकि वो टर्नओवर पे अपना ज़्यादा योगदान नहीं दे पाएंगे। पुअर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजर्स।
मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा वो बहुत बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अकॉर्डिंग टू फेयोल, एम्प्लॉइज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। फेयोल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो मिनिमाइज्ड होता है ताकि वो हम ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी को देख सकें। देयरफॉर, सपोज एन इंडिविजुअल गेट सेलेक्टेड for a post, then he should be given appropriate time to prove his abilities. अगर कोई भी इंडिविजुअल आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम दो कि वो प्रूव कर सकते हैं उसकी क्या एबिलिटीज़ हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। नाउ वी कैन से दैट ही शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। आपने उस पोस्ट के लिए कुछ मिनिमम फिक्स टेन्योर के लिए रखा है। This ensure the stability and thus he give proper time to explore his skills. आपने इंश्योर क्या कर रखा है उसकी स्टेबिलिटी को और प्रॉपर टाइम दे दिया उसकी स्किल्स को निखारने के लिए, उभारने के लिए। तो दिस इज सेट टू बी द स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? पहला, इंकरेजेस द जॉब सिक्योरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने इसको अप्लाई किया तो जॉब सिक्योरिटी होगी एम्प्लॉयज़ की उसके ऑर्गेनाइजेशन में और वो इसको इंकरेज करेगा। इंक्रीज मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया है, बढ़ाया है, मोटिवेशन बढ़ाया है। एक्सक्यूज मी। रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर एंड एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आपने रिडक्शन किस में किया? लेबर टर्नओवर पे, और जो भी खर्चा है रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का और ट्रेनिंग का, वो भी आपने कम से कम रखा। तो लेबर टर्नओवर, एक्सपेंसेस ऑन रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ क्या हो गए? घट गए। अगर इसको नहीं अप्लाई किया तब इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, आपका लेबर टर्नओवर बढ़ेगा। दूसरा, इंक्रीज इन जॉब इनसिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयज टेंड टू लीव जॉब फ्रीक्वेंटली। आपने जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ाया ही नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एम्प्लॉयज़ क्या करेगा? तुरंत छोड़ना शुरू कर देगा। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, और इसी के लिए आपका जो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट हो वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस अब अंडर द टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट 13 जो है वो है इनिशिएटिव। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इनिशिएटिव? फेयोल सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल शुड टेक इनिशिएटिव्स और एक्शंस विदाउट एनी फोर्स और बाउंडेशंस। फेयोल ने ये सजेस्ट किया कि एम्प्लॉयज हर लेवल पे अपना काम इनिशिएट करेगा या एक्शन लेगा बिना किसी फोर्स के या बिना किसी बाउंडेशंस के। दे शुड बी इंकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। वो उनको इंकरेज करेगा, दे शुड इंकरेज टू डेवलप। क्या डेवलप करेगा? जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं या जो भी कैरी आउट द प्लान्स उसको इम्प्रूव करने के लिए। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का अर्थ होता है कि आपने पहला कदम बढ़ाया किसके लिए? सेल्फ मोटिवेशन है, खुद को पहले मोटिवेट करने के लिए। दिस विल हेल्प टू मोटिवेट देम एंड दे विल वर्क हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इनके लिए क्या बेनिफिट हो जाएगा? ये खुद मोटिवेट होंगे और साथ ही साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो काम करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आपने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन, आपने ऑपरेशन पे इम्प्रूव किया। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा एम्प्लॉयज़ के बीच। नो मोटिवेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई भी मोटिवेशंस नहीं होगी कि आप उसको इम्प्रूव कर सको। तो दीज थिंग्स शुड बी नॉट, अगर इसको अप्लाई नहीं करते, अगर वायलेशन होती है तो इनिशिएटिव का अगर वायलेशन होता है तो ये सारी चीज़ें आएंगी। अब पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है वो जो आपने देख लिया। द लास्ट प्रिंसिपल्स दैट इज द स्पिरिट द क्रॉप्स। इट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ। फेयोल emphasized on teamwork. He suggests that every employee must consider himself as a part of a team. स्प्लिट द क्रॉप का मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ। जो भी है हमारे, जो भी हम सब साथ में हैं, हम लोग एक स्ट्रेंथ है।
टीम वर्क है, सबसे ज़्यादा उसने क्या एम्फसाइज किया कि हम लोग एक तरह के टीम वर्क हैं। उसने ये भी कहा है कि एम्प्लॉई नहीं हो तुम लोग इस पर्टिकुलर टीम के पार्ट हो। दिस स्पिरिट ब्रिंग द हार्मनी इन द ग्रुप एंड दे सर्वाइव टू वर्क हार्ड टू अचीव द टारगेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्पिरिट लाता है हार्मनी को, ग्रुप की हार्मनी को, और डिफाइन करता है कि आप जो भी वर्क करोगे वो टारगेट को अचीव करो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर दिस मैनेजर शुड रिप्लेस द वर्ड आई विथ वी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन। जो भी मैनेजर है वो अपने कन्वर्सेशन में अगर आई की जगह वी को यूज़ करेगा, दैट शोज द एस्पिरिट द क्रॉप। जो लीडर होता है वो आई नहीं बोलता, वो वी बोलता है। समझ में आई बात? पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? हेल्प्स इन डेवलपिंग फीलिंग ऑफ ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉइज, इजी अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। आपने क्या हेल्प किया? डेवलप्ड किया। हेल्प किसके? डेवलपिंग द फीलिंग्स एंड द ट्रस्ट किसके बीच? एम्प्लॉइज़ के बीच। और आपने जो भी अचीवमेंट्स है आपने इसको ईजिली अचीव कर लिया। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है? फेलियर इन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। आपका जो भी गोल्स था आप उसमें फेल हो गए, और कोऑर्डिनेशन जो भी था ऑर्गेनाइजेशन का वो खराब हो गया। तो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स यू हैव टू लर्न, देयर मीनिंग, देयर वायलेशंस, देयर फॉलोअर्स, मीन्स उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको याद करना है। फिर से रिवाइज कर दे, टोटल 14 है। 14 कौन कौन से? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to the general interest, fair enumeration of employees, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, esprit de corps। ये जो हैं esprit de corps, ये जो हैं ये 14 के 14 याद हो जाने चाहिए। ये फ्योल्स के प्रिंसिपल्स हैं। टेलर के 4 प्रिंसिपल्स थे, याद रखना। टेलर के 4 हैं, फ्योल्स के 14 हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल जो टेलर के थे वो थे साइंटिफिक प्रिंसिपल, और ये जो हैं ये हैं जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। प्लीज़ इसको अच्छे से याद करना। इस चैप्टर में जो भी डाउट होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर 85% ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो बचा वो लोग मैं वीडियोस उसकी अपलोड कर दूंगा। कल असाइनमेंट दूंगा क्वेश्चन शीट 3 पर्टिकुलर इस चैप्टर की। गो थ्रू दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं देखूंगा सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में। प्लीज़ टेक इट एज सीरियसली और पढ़ना शुरू कर दो। 2 चैप्टर्स ख़त्म होने को आ गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 2-3 days मैं एम गोइंग टू स्टार्ट 3rd चैप्टर ऑल्सो। तो प्लीज़ मेंटेन द नोट्स केयरफुली, इसके नोट्स बनाते चलना। जो भी डाउट होगा प्लीज़ पूछना। यू आर फ्री टू आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूछो, जो भी डाउट हो मैं क्लियर करूँगा। थैंक यू।